हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक और इसे बनाएंगे हम इजी ताकि समझ सकें अच्छे तरीके से। तो चिनुआ अचेबे का ये वर्क द नॉवलिस्ट एज टीचर क्या समझाना चाहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नॉवलिस्ट एज टीचर इज एन इम्पॉर्टेंट ऐसे रिटन बाय चिनुआ अचेबे। ये एक अफ्रीकन राइटर है, राइट। तो इनके बारे में लिखा गया है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर एक एक लाइन को अपन पढ़ेंगे ना अच्छे तरीके से, 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, ध्यान से समझना। इस ऐसे के अंदर क्या है पहले अपन वो जान लेते हैं। In this essay, Achebe explains that the role of an African writer is much more than simply entertaining reader. Readers को entertain करने के अलावा भी कुछ और रोल होना चाहिए अफ्रीकन राइटर्स का, यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस ऐसे के अंदर हमारे राइटर। लेकिन आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे मेनली 1964 में लीड्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे कॉमनवेल्थ राइटर्स कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर इन्होंने एक स्पीच दी थी और वो स्पीच यही है जो ऐसे के रूप में आपके सामने है। कॉमनवेल्थ राइटर्स कॉन्फ्रेंस में 1964 में हमारे राइटर चिनुआ अचेबे ने एक स्पीच दी थी और वो स्पीच यही थी जो हम आज इस ऐसे के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आर्ग्यू करते हैं कि एक नॉवलिस्ट को ना एक्ट करना चाहिए एक टीचर के रूप में। एक नॉवलिस्ट को सिर्फ यही नहीं लिखना चाहिए जो प्लीज़ करे उसके रीडर्स को, जो एंटरटेन करे उसके रीडर्स को, बल्कि उसे एक टीचर के रूप में एक्ट करना चाहिए वो, ताकि हेल्प करे सोसाइटी को ये समझने के लिए कि उसका इतिहास क्या है, समाज का इतिहास क्या रहा है, उसकी संस्कृति क्या रही है, उसकी पहचान क्या रही है, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे? ही आर्ग्यूज दैट अ नॉवलिस्ट शुड एक्ट एज अ टीचर हेल्पिंग सोसाइटी अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू हिम कॉलोनियल रूल इट मीन्स, आप बिल्कुल हल्के से ऐसे समझिए, कॉलोनियल रूल क्या चीज़ है कि कोई राज्य जब किसी दूसरे राज्य पे या कोई देश जब किसी दूसरे देश के ऊपर पूरे तरीके से अपना अधिकार जमा लेता है, अपना रूल चलाने लगता है, मतलब एक बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ आपको, बहुत बेसिक सा है ना, तो वो कॉलोनियल रूल कहलाता है, राइट। तो ये कहते हैं कि अफ्रीका जब कॉलोनियल रूल के अंडर था तो कुछ अलग ही माहौल बन गया था, लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी आ गई थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम कॉलोनियल रूल क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी अमंग अफ्रीकन्स बाय मेकिंग देम बिलीव दैट देयर ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हिस्ट्री वर इन्फीरियर टू दोज ऑफ यूरोप। अब आप समझ ही गए होंगे कि यूरोप का अफ्रीका के ऊपर शासन था, यानी यूरोप अफ्रीका पे राज कर रहा था। तो अफ्रीकन्स जो हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मानते थे, इन्फीरियर मानने लगे थे। वो मानने लगे थे कि उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, उनकी हिस्ट्री जो है वो इन्फीरियर है यूरोपियंस से। तो देयरफॉर द राइटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दीज फॉल्स आइडियाज एंड रिस्टोर प्राइड इन अफ्रीकन कल्चर। तो समझ गए होंगे आप मेन एम क्या है राइटर का इस ऐसे को लिखने का। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऐसे एक स्पीच के रूप में था। अचेबे रिजेक्ट्स द यूरोपियन बिलीफ दैट अ राइटर शुड रिमेन एन आइसोलेटेड रेबल और आउटसाइडर। यूरोपियन जो राइटर हुआ करते थे ना, और यूरोपियन जो सोसाइटी थी, वो लोग ही मानते थे कि जो लेखक होता है वो आइसोलेटेड टाइप का होता है, वो समाज से थोड़ा हटके होता है, वो समाज के अंदर, मतलब समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जो नॉर्म्स चल रहे हैं, उनको रेबल करने के लिए आया है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया है, ऐसा मानते थे। बट अचेबे जो है वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। इंस्टीड ही बिलीव्स, इसके बावजूद वो क्या विश्वास करते हैं? ही बिलीव्स दैट अफ्रीकन सोसाइटी एक्सपेक्ट्स इट्स राइटर्स टू गाइड, एजुकेट एंड इंस्पायर पीपल। बल्कि वो इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं करते कि राइटर जो है वो है एक आइसोलेटेड रेबल होता है या फिर एक आउटसाइडर होता है। वो ये विश्वास करते हैं कि अफ्रीकन सोसाइटी जो है ना, वो ये उम्मीद लगाती है कि उसका जो राइटर है वो ऐसा होना चाहिए जो समाज को गाइड कर सके, एडुकेट कर सके और इंस्पायर कर सके लोगों को।
Through literature, the novelist should help readers regain confidence in themselves and appreciate the richness of African life and traditions. Right? The essay combines personal experiences. essay के अंदर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कल्चरल रेफरेंसेस टू शो दैट लिटरेचर कैन बिकम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज. अचेबे कंक्लूड करते हैं जब वो ऐसे को, यानी इस ऐसे का आप ओवरऑल असेंस जो हम कह सकते हो कि अचेबे ये कहते हुए कंक्लूड करते हैं कि आर्ट और एजुकेशन जो है ना, दे आर नॉट सेपरेट. अ ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर कैन बोथ, दोनों चीज करेगा. एक अगर कोई लिटरेचर का कोई महान वर्क होगा ना, कोई साहित्य का अगर महान कोई काम होगा ना, तो वो आपको एंटरटेन भी करेगा, वो रीडर्स को एजुकेट भी करेगा, शिक्षा भी देगा और मनोरंजन भी करेगा. ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इसके पब्लिकेशन के बारे में. बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा छोटा सा लिखा है, एकदम मतलब शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के रूप में. राइट, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द न्यू स्टेट्समैन लंदन 29 जनवरी 1965 एंड बाद में ये इंक्लूड हो गया था मॉर्निंग येट ऑन क्रिएशन डे. कलेक्शन ऑफ एसेज, इनके राइटर का जो कलेक्शन है ना एसेज का, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था बाद में इसको. और ये पब्लिश्ड हुआ था डबल डे एंकर बुक्स 1975 में. द ऐसे ओरिजिनेटेड एज ए स्पीच, जैसा मैंने आपको बताया, पहले बता दिया ना, तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे नोट भी कर लिया है. ऐसे जो है ना ओरिजिनेट एक स्पीच के रूप में हुआ था जो अचेबे ने डिलीवर किया था फर्स्ट कॉमनवेल्थ राइटर्स कॉन्फ्रेंस में, जो लीड्स में हुआ 1964 में. तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया. तो आगे बढ़ते हैं, एक लाइक कर दो जल्दी से. देखो, ऐसे एनालिसिस करेंगे, यानी हम ऐसे को समझेंगे. ठीक है, अब वही अपन तरीका अपनाएंगे कि एक एक लाइन को रीड करने के बजाय हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा इस जो चैनल है उस पर एक दूसरे से मिलने का यही है कि किसी भी टॉपिक को जब अपन लेते हैं तो उस टॉपिक को ईजी कर लें ताकि समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये जो ऐसे है, इस ऐसे के अंदर वो क्या कहते हैं कि राइटिंग ऑफ द काइंड आई डू इज, पूरा नहीं रीड कर रही हूँ मैं कि आप ये कहेंगे अभी मना किया तो रीडिंग करने लग गई. रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से. सिर्फ इसको कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि राइटिंग ऑफ द काइंड आई डू, कि मैंने जो लिखा, मतलब राइटर खुद अपने बता रहा है, एक्सप्लेन करते हुए राइटर खुद कह रहा है इस चीज़ को. ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर नॉवलिस्ट कह रहा है कि द मेन इशू ही वॉन्ट्स टू डिस्कस, उसका ये लिखने का जो मेन इशू है ना, मतलब क्या वो डिस्कस करना चाहता है, मेन बात क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन अफ्रीकन राइटर्स एंड देयर रीडर्स. ठीक है, रिलेटिवली न्यू इन माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज टू सून टू ट्राई एंड डिस्क्राइब इन डिटेल. द कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड आवर रीडर, यानी मेरा जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि मैं रिलेशनशिप जो है ना उस पर बात करूं, और रिलेशनशिप किसकी, अफ्रीकन राइटर एंड देयर रीडर्स की. ही बिगिंस बाय सेइंग दैट द काइंड ऑफ नॉवेल्स ही राइट्स इज स्टिल रिलेटिवली न्यू इन अफ्रीका. वो कहते हैं कि मतलब कुछ नया ही लिख रहा हूं मैं एक तरीके से. मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश हैड ओनली रिसेंटली बिगन टू डेवलप आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ अ न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन, Achebe believes it is too early to fully understand or describe the relationship between African writers and their audience. African writer और उनके audience के बीच का जो relationship है वो समझाने की शुरुआत, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं वो यही कहकर. ठीक है, कि वो जिस तरह के उपन्यास लिखते हैं ना अफ्रीका में अभी नए हैं, और इंग्लिश में लिखा गया ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर कॉलोनियल पीरियड के बाद ही डेवलप होना शुरू हुआ है, तो नया है. अचेबे का मानना है कि अफ्रीकी जो राइटर्स हैं उनका और उनके रीडर्स का, उनका और उनके ऑडियंस के बीच के जो रिलेशनशिप है बुरी तरह, मतलब कंप्लीटली से ना समझना और उनको डिस्क्राइब करना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है. हालांकि वो इस रिलेशनशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जो है उस पर डिस्कस करने के लिए बात कर रहे हैं. यहाँ पर अचेबे बताते हैं कि बहुत सारे अफ्रीकन राइटर्स ने यूरोपियन कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेशन ली है, तो रिजल्ट क्या होगा कि लिखेंगे भी वैसा ही, है ना. तो क्या बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर लार्जली यूरोपियन एजुकेशन अवर राइटर्स मे बी pardoned if they begin by thinking that the relationship between European writers and their audience will automatically reproduce itself in Africa.
पढ़े तो वही है वो। तो वी हैव लर्न फ्रॉम यूरोप दैट ए राइटर। हमने मतलब हम जहाँ पर पढ़ाई करते हैं हमारे ऊपर उसका इन्फ्लुएंस तो आएगा ही आएगा, राइट ना। तो कह रहे जब कॉलोनियल पीरियड के अंदर हम पढ़कर आए हैं और उस समय यूरोप हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो हमारे अंदर तो यूरोप की जो सोच है वो तो हावी है ही। तो दैट अ राइटर और एन आर्टिस्ट लिव्स ऑन द फ्रिंज ऑफ सोसाइटी वियरिंग अ ब्रेड एंड ए पिक्यूलियर ड्रेस एंड जनरली बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज अनप्रेडिक्टेबल वे, he is in revolt against society, which in turn looks on him with suspicion, if not hostility. Right? Hostility का मतलब antagonism. The last thing society would dream of doing is to put him in charge of anything. यानी वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ले मतलब एकदम फाइनल अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरा का पूरे जो लाइंस हमने पढ़ी हैं, इन लाइंस के अंदर वो रीडर को इस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं कि रीडर ये समझे कि अफ्रीकी जो नॉवलिस्ट हैं उनको बाहरी जो समाज है उसका दुश्मन नहीं बना है, बनना नहीं है दुश्मन उसका, क्योंकि जो यूरोपियन हैं वो ये सोचते हैं कि एक राइटर जो है वो समाज से बाहर का इंसान है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी चल रहा होता है उसे तो उसके खिलाफ बोलना होता है। नहीं, इसके बजाय राइटर को एक टीचर बनना है, एक मतलब जो आपको दिशा निर्देश दे सके एक ऐसा इंसान बनना है, और जो आपकी सोसाइटी है उसका एक जिम्मेदार सदस्य बनना है। लोगों को उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी पहचान समझने में हेल्प करनी है। यूरोपीय जो लिटरेरी जो ट्रेडिशंस है उनकी नकल करने के बजाय अफ्रीकन राइटर्स को अफ्रीकन सोसाइटी की ज़रूरतों को पहचानना चाहिए, लिटरेचर का यूज़ अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए करना चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए करना चाहिए, राइट। यानी हमारी इन लाइन्स के अंदर ये चीज़ें बताई गई। आगे बढ़े। ऑल दैट इज़ वेल नोन, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से पता है, विच इज़ वाई सम ऑफ अस सीम टू ईगर फॉर अवर सोसाइटी टू ट्रीट अस विद द सेम हॉस्टिलिटी और इवन बिहेव एज दो इट ऑलरेडी डज। और यही कारण है कि हम में से कुछ लोग ना अपने समाज के लिए इतने ईगर दिखते हैं कि वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें कि मानो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, यानी जैसा, क्योंकि जैसे वो माहौल में रहकर आए हैं ना वैसी की वैसी उनकी सोच बनी हुई है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन वट राइटर्स एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन बोले मेरी इस चीज़ में रुचि नहीं है कि राइटर समाज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी रुचि किस चीज़ में है, मेरी रुचि इस चीज़ में है कि बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन वट राइटर्स एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी। मेरी रुचि इस चीज़ में, आगे वो बताएंगे कि मैं ये सोचता हूँ कि समाज राइटर से क्या चाहता है। ठीक है, मैं ये, मेरी रुचि इसमें नहीं है कि जो राइटर है वो समाज से क्या चाहता है। आमतौर पर उनकी किताबों में वो सब कुछ दिख जाता है। आमतौर पर अगर कोई राइटर कुछ लिखता है ना तो पता लग जाता है कि इसकी सोच कैसी है, पता लग जाता है। और जो अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है, वो समाज अपने आप आइडिया लगा लेता है। ठीक है, तो इसको अगर अपन इजी लैंग्वेज के अंदर अगर समझे ना तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, इस इन लाइंस को, यानी इस पैसेज के अंदर राइटर कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को कि जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहा है ना यूरोपियन आइडियाज़ का अफ्रीकन राइटर्स पे, वो दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहना चाहते हैं द इमेज ऑफ द राइटर एज ए लोनली रेबल, क्योंकि यूरोपियन की ऐसी ही इमेज बनी हुई है, यूरोपियन राइटर की इमेज ऐसी है कि वो एक लोनली रेबल है, has become so popular that some African writers actually want to be treated in the same way। कुछ राइटर्स तो यही चाहते हैं कि हम भी वैसे के वैसे ही बन जाएं, बट ये नहीं चाहते। They expect people to dislike, misunderstand or reject them simply because that is how many European writers are traditionally viewed, right? Some even behave as though they are already being persecuted। तो African society has shown no such hostility toward them। तो अजय भी ये विश्वास करते हैं कि दिस एटीट्यूड इज मिस्टेकन, ये जो एटीट्यूड है ना ये मिस्टेकन है। ही सजेस्ट दैट दीज राइटर्स आर इमिडिएटिंग, ये यूरोपियन ट्रेडिशन को और यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से। तो विदाउट कंसिडरिंग वेदर इट इज़ सुटेबल और नॉट, मतलब अफ्रीका के अंदर ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए सोचे बिना ही वही काम ये करते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी यूरोपियन ट्रेडिशन, यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन को आज भी लोग फॉलो कर लेते हैं।
अफ्रीका वाले। लेकिन अफ्रीका वालों को यानी अफ्रीकन राइटर्स को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारा समाज क्या चाहता है। हमें उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारा समाज हमें वैसा ही समझने लगेगा जैसा कि यूरोप में समझा जाता है। और यूरोपियंस तो कहो कि यूरोपियन राइटर्स तो हमें वैसा ही बनाना चाहते हैं, या यूरोपियन ट्रेडिशन जो है वो तो हमें वैसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर हमें क्या करना है, हमें हमारी सोसाइटी के हिसाब से काम करना है। तो अचेबे मेक्स इट क्लियर that this is not the issue he wants to discuss. He says he is not interested in what writers expect from society. मैं इस चीज़ पे तो चर्चा करना ही नहीं चाहता कि राइटर जो है वो समाज से क्या उम्मीद लगा रहा है, बिकॉज राइटर्स का जो ओपिनियन होता है ना, या उसकी कोई शिकायत होती है, कोई क्रिटिसिज्म होता है, वो उसके नॉवेल्स में, पोएम्स में, या किसी भी लिटरेरी वर्क में देखने को मिल जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो राइटर्स नेचुरली कम्युनिकेट देयर व्यूज़ इन देयर राइटिंग ना, क्योंकि सीधा आकर हमसे बात तो नहीं करता, वो अपनी किताबों में, कहानियों के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने किसी भी राइटिंग के थ्रू वो हमें ये चीज़ बता देते हैं कि उनकी क्या सोच चल रही है। तो अचेबे इंट्रोड्यूसेस अ मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑफन नेग्लेक्टेड क्वेश्चन कि व्हाट डज सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स राइटर। He points out that literary criticism usually focuses on the rights, freedom and opinion of writer, but very few people consider. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, आई एम अज्यूमिंग ऑफकोर्स कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ऑफकोर्स यानी बेशक, कि दैट अवर राइटर एंड हिज सोसाइटी लिव इन द सेम प्लेस, कि हमारा राइटर और उस राइटर का समाज एक ही जगह पर रहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आई रियलाइज दैट अ लॉट हैज़ बीन मेड ऑफ द एलिगेशन दैट अफ्रीकन राइटर्स हैव टू राइट फॉर यूरोपियन एंड अमेरिकन रीडर्स, बिकॉज अफ्रीकन रीडर्स वर दे एग्जिस्ट एट ऑल आर ओनली इंटरेस्टेड इन रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो मुझे पता है कि ये आरोप जो है ना, इस आरोप पर बहुत कुछ कहा गया है कि जो अफ्रीकन जो राइटर्स हैं उनको यूरोपियन और अमेरिकन रीडर्स के लिए लिखना पड़ता है, क्योंकि अफ्रीकन रीडर जहाँ वो हैं तो वो भी केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने में ही इंटरेस्ट रखते हैं, अगर है तो भी। तो आई डोंट नो इफ अफ्रीकन राइटर्स ऑलवेज हैव अ फॉरेन ऑडियंस इन माइंड, बट आई डू नो दे डोंट हैव टू। कि मुझे नहीं पता कि क्या अफ्रीकी जो राइटर्स हैं उनके दिमाग में हमेशा एक फॉरेन रीडर ही बसा रहता है क्या। मैं ये जानता हूँ कि वो ये हैं कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसा उनको दिमाग में नहीं सोचना चाहिए। कम से कम मुझे पता है कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बोले मैं एक ऐसा राइटर हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसी बाहर वाले के लिए नहीं लिखना। तो अब वो आगे बताएंगे क्या कि लास्ट ईयर द पैटर्न ऑफ सेल्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट, पिछले साल थिंग्स फॉल अपार्ट जो है इनका वर्क था। ठीक है, उसकी कह रहे हैं कि जो थोड़ी चीप यानी सस्ती जो पेपर बैक एडिशन है ना, सस्ती पेपर बैक जो एडिशन है उसकी जो बिक्री है ना, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से हुआ कि लिखा गया तो वो कैसे बिका। अब वो बता रहा है कि मतलब जैसे फॉरेन जो ऑडियंस है उसकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, कि थिंग्स फॉल अपार्ट उनका कोई वर्क है। ठीक है, उसकी कुछ इन्होंने एडिशंस जो हैं वो प्रिंट करी और उसकी कॉपीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से सेल हुई कि 800 कॉपीज़ ब्रिटेन में। ध्यान से समझना, कुछ पैटर्न इस तरीके से था, मतलब बिक्री का जो पैटर्न है वो इस तरीके से था कि 800 जो थी ना, 800 वो कॉपीज़ तो ब्रिटेन में, और 20,000 जो है वो नाइजीरिया में, और बाकी अलग अलग जगहों पे लगभग 2500 रही। ठीक है, और यही पैटर्न जो है नो लॉन्गर के अंदर भी फॉलो हुआ, नो लॉन्गर एट इज जो है उसमें हुआ। यानी लिखा कहाँ गया और लोगों ने खरीदी कहाँ पर, यानी लोगों ने इंटरेस्ट कहाँ पे दिखाया, ये चीज़ दिखाई। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इस धारणा के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी अपने आर्ग्यूमेंट जो है ना उसको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा भी अपने एक फेमस वर्क का एग्जांपल उठाते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसकी रियल जो बिक्री है उसके हमारे सामने यहाँ पे आंकड़े दिखा रहे हैं। वो बताते हैं कि नाइजीरिया में कितनी कॉपी बिकी, ब्रिटेन में कितनी बिकी और बाकी देशों में मिलाकर कितनी बिकी। तो ये जो डिजिट है ना, ये क्लियरली हमें दिखाती हैं कि उनका सबसे बड़ा जो रीडर वर्ग है ना वो उनके अपने देश में है, ना कि यूरोप और अमेरिका में।
ठीक है। तो अचेबे इस बात को जोड़ते हैं, अपने तर्क को और मजबूत करते हैं कि जो बिक्री का पैटर्न है ना, ये उनके दूसरे वर्क के अंदर भी, नो लॉन्गर एट ईज के अंदर भी यही हुआ था। तो ये चीज़ साबित कर रही है कि अफ्रीकी रीडर वास्तव में अफ्रीकी लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो केवल वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, जैसा कि कुछ क्रिटिक्स है सब दावा कर देते हैं कि खाली टेक्स्ट बुक ही पढ़ते हैं, जैसे क्रिटिक्स ने बताई थी ये बात। आई थिंक क्लियर हो गया अपना, आगे चले। देखिए, मोस्ट ऑफ माई रीडर्स आर यंग। मुझे पढ़ने वाले यानी मेरे जो रीडर्स हैं ना, मोस्टली वो यंग है, युवा है। दे आर इधर इन स्कूल और कॉलेज, या तो स्कूल में है या कॉलेज में है, और हैव ओनली रिसेंटली लेफ्ट एंड मैनी ऑफ देम लुक टू मी एज अ काइंड ऑफ टीचर। और उन्होंने हाल ही में, मतलब समझ लो कि पढ़ाई छोड़ी, मतलब ऐसे यंग है, या तो वो स्कूल में रहे हैं या कॉलेज में, या फिर समझ लो अभी अभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी है, ऐसे यंग है, ठीक है। और मैनी ऑफ देम लुक टू मी, और उनमें से कई मुझे टीचर के रूप में ही देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ना एक नॉर्दर्न नाइजीरिया से एक लेटर मिला, जिसके बारे में वो अब यहाँ, मतलब मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया भी कि रियल लाइफ के भी ये जो इंसिडेंट्स हैं उनको उठाएंगे, और रियल लाइफ का जो डेटा है वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो करके एक लेटर मुझे मिला, ठीक है। उसमें लिखा था, डियर सी अचेबे, ठीक है। आई डू नॉट यूजली राइट टू ऑथर। मैं यूजली किसी ऑथर को लेटर नहीं लिखता, चाहे उनका काम कितना ही इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, बट आई फील आई मस्ट टेल यू हाउ मच आई एंजॉयड योर एडिशन ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट एंड नो लॉन्गर एट ईज। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे आपकी बुक्स थिंग्स फॉल अपार्ट और नो लॉन्गर एट ईज बहुत पसंद आई। मैं आपके न्यू, आई लुक फॉरवर्ड रीडिंग योर न्यू एडिशन। मैं आपके न्यू एडिशन एरो ऑफ गॉड के पढ़ने के लिए भी बहुत ईगर हूँ। योर नॉवल सर्व एज एडवाइस टू अस यंग। तुम्हारे जो नॉवेल्स हैं ना, वो हम यंग्स को एडवाइस देने का काम करते हैं। तो मुझे ट्रस्ट है दैट यू विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मैनी ऑफ दिस टाइप ऑफ बुक्स विथ फ्रेंडली ग्रीटिंग एंड बेस्ट विशेस। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से काम करेंगे आगे भी, यानी इसी तरह की बुक्स जो है लिखते रहेंगे। आगे वो उनको विश करता है और फिर नीचे लिख देता है, योर सिंसियरली आई बूबा येरो माफिंडी। राइट, यानी ये इनका रियल लाइफ के अंदर इनके साथ हुआ है, रियल लाइफ में किसी ने इनको ये लेटर लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, यानी ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि मुझसे एक पर्टिकुलर रीडर जो है क्या एक्सपेक्ट करता है। नॉर इज देयर मच डाउट अबाउट अनदर रीडर इन गाना हु रोट मी rather pathetic letter to say that I had neglected to include questions and answer at the end of the things fall apart, and could I make these available to him to ensure his success at next year's school certificate examination। और कहते कि एक और एग्जाम्पल भी देंगे, कह रहे कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक रीडर जो है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और घाना के एक और भी रीडर के बारे में कुछ बताते हैं, जिसने बोले मुझे एक बहुत ही एक ऐसा लेटर लिखा था जो बहुत पैथेटिक था, ठीक है। मैंने थिंग्स फॉल अपार्ट के लास्ट में ना क्वेश्चन आंसर शामिल करने में कहते कि नेगलेक्ट कर दी थी उस चीज़ को। तो कि क्या मैं उन्हें अगले साल के स्कूल की जो कहते कि अवेलेबल करा सकता हूँ, इंश्योर कर सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए इंश्योर कर सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड कॉल इन नाइजीरियन पिडगिन a how for do reader, and I hope there are not very many like him, ठीक है। तो इसे मैं नाइजीरियन पिजन में एक कैसे करें, हाउ फॉर डू रीडर से कहूँगा, और मुझे आशा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन घाना में ही एक यंग जो टीचर है उससे मैं मिला, जिसने मुझे तुरंत इस बात के लिए टोक दिया कि मैंने अपने वर्क नो लॉन्गर एट ईज के जो हीरो हैं उनकी शादी उस लड़की से क्यों नहीं करवाई जिससे वो प्यार करता है। यानी रीडर अलग अलग तरीके के होते हैं। एक ने बोला कि आप जो लिख रहे हैं उससे हम युवाओं को एडवाइस मिल रही है, हमें वो जो है गाइड करते हैं, हमें सजेशंस मिलती हैं, तो आप ऐसा ही लिखते रहो। एक कह रहा है कि आप पीछे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी दे देते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में काम आ जाता। एक कह रही है यहाँ पे कि एक यंग वुमन है इनको पढ़ने वाली, वो ये कहती है कि आपने जो स्टोरी लिखी तो उसके अंदर जो हीरो है उसकी शादी क्यों नहीं करवाई उसी लड़की से जिससे वो प्यार करता। तो आई मेड द काइंड ऑफ बैक noise I usually make whenever a wise critic comes along to tell me I should have written a different book to the one I wrote, but my woman teacher was not going to be shaken off so easily, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ना मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है सुनी हैं, या इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे सामने आती चली गई हैं। शी वॉज इन डेडली अर्नस्ट डिड आई नो शी सेड दैट देयर वर मैनी वीमेन इन द काइंड ऑफ सिचुएशन। जो ये मेरे को पढ़ने वाली है जो
लेडी है ना जिसने ये कहा कि आपने जो हीरो है उसकी शादी उसी लड़की से क्यों नहीं करवाई जिससे वो प्यार करता था, तो मैंने इस तरह की ना जो अनक्लियर जो वॉइस है वो मैंने बहुत सारी सुनी है। और कोई जो वाइज क्रिटिक होता है वो मुझे ये बताने के लिए आता है ना कि मुझे उस किताब के अलावा जिसे मैंने लिखा है एक अलग किताब लिखनी चाहिए। यानी यहाँ तो मैंने क्या किया कि हीरो की शादी उस लड़की से नहीं करवाई जिससे वो प्यार करता था, लेकिन अब मेरे को एक आइडिया आ गया कि एक और कुछ लिखना चाहिए कि जिसके अंदर मैं ऐसा कर दूँ। तो बोले ऐसी चीज़ें ना मुझे सीखने को मिलती है मेरे रीडर से। तो कह रहे कि ये जो है ना, ये जो लेडी है ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, वो बहुत सीरियस थी इस बात के लिए। उसने कहा क्या मुझे पता था कि मेरे द्वारा जो ये जो चीज़ें लिखी है उसमें कई औरतें हैं, जो मैंने ये जो सिचुएशन लिखी है ना कई औरतों ने ये सिचुएशन फेस की है। शी सेड दैट देयर वर मैनी वीमेन इन द काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैड डिस्क्राइब्ड एंड दैट आई कुड हैव सर्व्ड देम वेल if I had shown that it was possible to find one man with enough guts to go against custom। ये बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस चीज़ को वो फील करी हैं, इस चीज़ से गुजरी हैं, और मैं उनकी बोले कि बहुत बेहतर सेवा कर सकती थी अगर मैंने सीखा होता, आपकी बुक से अगर मैं पढ़ी होती तो सीखा होता तो मैं उनकी हेल्प कर सकती थी। कि रिवाज के खिलाफ जाने के लिए भी साहस वाला एक व्यक्ति खोजना जो है वो बहुत मतलब संभव है, पॉसिबल है, जो इन चीज़ों के खिलाफ जाके मतलब समाज से लड़के जिससे प्रेम करता है उससे शादी कर सके। आप समझ रहे हैं? यानी रीडर्स जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं। आई डोंट एग्री ऑफ कोर्स कि मैं सहमत नहीं हूँ बेशक, बट दिस यंग वुमन स्पोक विथ सो मच फीलिंग दैट आई कुडंट हेल्प बीइंग अ लिटिल अनईजी एट द accusation, for it was indeed a serious accusation that I had squandered a rare opportunity for education on a whimsical and frivolous exercise। कहते कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता बेशक, लेकिन ये जो लेडी है ना इसने इतनी मतलब इमोशंस के साथ में ये बात की ना कि मैं उस आरोप पे, एक्यूजेशन जो मेरे ऊपर लगाया गया है ना, एक्यूज जो मुझे किया गया है, मतलब एक चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग कि आपने गलत किया, कि आपने हीरो की शादी उसी से क्यों नहीं करवाई, तो ये वास्तव में एक गंभीर आरोप लगा मुझे। इस तरीके से मतलब इतनी फीलिंग्स के साथ उसने मुझे कहा कि मुझे लगा कि मैंने इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करी, इतना सब लिखा और ये सब बर्बाद हो गया। तो कोई भी ना स्वाभिमानी रीडर जो है वो अपने पढ़ने वालों को, अपने जितनी भी ऑडियंस हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी स्वाभिमानी रीडर नहीं लेगा। लेकिन ये कहते हैं कि सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अगर कहीं कमी लगती है तो उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। But I am for choosing my cause very carefully. Why should I start waging war as a Nigerian newspaper editor was doing the other day on the soulless efficiency? कि मुझे ना नाइजीरियन एक न्यूज़पेपर के एडिटर जो है उसकी तरह युद्ध क्यों छेड़ना चाहिए जैसे न्यूज़पेपर वाले कर देते हैं। ऐसी बातें अगर मैं सुनता हूँ तो करीब मैं अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे एक एडिटर की तरह युद्ध क्यों छेड़ना चाहिए, जो हाल ही में यूरोप की इंडस्ट्रियल और टेक्निकल जो सिविलाइजेशन है उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, जबकि मेरे पास समाज को जिस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत हो सकती है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना, लिटिल टेक्निकल एफिशिएंसी। अब इस पैसेज के अंदर जो चिनोआ हैं वो क्या समझाना चाहते हैं, चिनोआ अचेबे रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म मेड बाय द यंग वुमन टीचर। घाना के अंदर एक यंग टीचर मिली और उसके ऊपर वो बात करें कि ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स हर सिंसियरिटी एंड अंडरस्टैंड हर कंसर्न, इट डज नॉट एग्री विद हर सजेशन दैट ही शुड हैव चेंज द एंडिंग ऑफ हिज नॉवल नो लॉन्गर एट ईज। कि मैंने सुना, बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, लेकिन वो एडमिट करते हैं कि उस औरत के जो वर्ड्स थे ना उन वर्ड्स ने मुझे अनईजी फील करा दिया। शी हैड अक्यूज्ड हिम of missing a rare opportunity to educate society by not allowing the hero to marry the woman he loved. तो उसके अकॉर्डिंग such an ending could have encouraged people to challenge outdated customs and inspired women facing similar problems. Achebe calls this a serious accusation because it questioned whether he had fulfilled his responsibility as a writer. कि as a writer आपकी responsibility बनती है
ठीक है। तो अचेबे ना फर्दर ये कहते हैं कि एक राइटर मस्ट रिमेन फ्री टू डिसएग्री विद सोसाइटी एंड इवन रेबल अगेंस्ट इट। जब तक जरूरी ना हो ना तब तक लिटरेचर शुड नॉट सिंपली रिपीट पॉपुलर ओपिनियन और सेफली सेटिस्फाई पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। लिटरेचर जो होता है उसका मेन मतलब ये नहीं होता कि शुड नॉट सिंपली रिपीट पॉपुलर ओपिनियंस या सेटिस्फाई करना पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को। समटाइम्स अ राइटर्स ड्यूटी इज टू क्रिटिसाइज सोशल कस्टम, समटाइम एक्सपोज इनजस्टिस एंड चैलेंज एक्सेप्टेड बिलीव्स। तो यहाँ एक्सप्लेन करते हुए इस आइडिया को एग्जाम्पल आगे भी देते हैं वो नाइजीरियन न्यूज़पेपर एडिटर का, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के टाइम में यूरोप की साउथलेस एफिशिएंसी को, द हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल वे इन विच यूरोपियन सोसाइटी फंक्शनड। एचेबे फाइंड्स दिस क्रिटिसिज्म आयरनिक, वो इसको आयरनिक बताते हैं। एचेबे पॉइंट इज दैट राइटर शुड नॉट ब्लाइंडली कॉपी यूरोपियन डिबेट या यूरोपियन प्रॉब्लम। हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है। यूरोप स्ट्रगल कर रहा था विद ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट अफ्रीका वाज स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम सच एज मतलब अंडर डेवलपमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वीक इंस्टीट्यूशंस। तो देयरफॉर अफ्रीकन राइटर शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ अफ्रीका इंस्टेड ऑफ बोरोइंग द कंसर्न ऑफ अनदर सोसाइटी। अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी चाहिए ना, कि सारे देश दुनिया की उठाने से क्या मतलब निकलता है। तो कहते हैं कि हर समाज के अपने एक अलग नज़रिया, अपना अलग ओपिनियन होता है। माई थिंकिंग ऑन द peculiar नीड्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज was sharpened when not long ago I heard an English pop song which I think was entitled, कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी की अजीब ज़रूरतों पर मेरी सोच थोड़ी सी शार्प हुई जब कुछ टाइम पहले मैंने एक इंग्लिश पॉप सॉन्ग सुना जिसका टाइटल मुझे लगता है कि आई एंट गाना वॉश फॉर अ वीक, ऐसा कुछ था। तो पहले तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि किसी को ऐसी कसम लेने का भाई विचार क्यों आएगा। हाँ, इस तरीके का कोई विश जो है वो क्यों करेगा, ऐसी कसम क्यों लेगा। एट फर्स्ट आई वंडर्ड, बहुत मतलब सरप्राइज हो गया मैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो सिंगर है ना उसके कल्चर का था, मतलब ये चीज़ें उसकी आत्मसंतुष्टि से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे एक नई लाइट से देखा, इस चीज़ को मैंने नई लाइट से देखा। मेरी सोसाइटी में हो सकता है ये चीज़ ना हो। तो राइटर जो कहते हैं कि उनकी जो समझ है ना वो ये है कि डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज बिकेम मच क्लियरर when he once heard an English pop song titled I ain't gonna wash for a week. At first सॉन्ग स्ट्रेंज लगा उनको, रिडिकुलस लगा, लेकिन वो वंडर्ड रह गए कि वाई एनीवन वुड प्राउडली प्रॉमिस नॉट टू वॉश फॉर एन एंटायर वीक। तो टू हिम दिस सीम्ड लाइक अ मीनिंगलेस, उनको मीनिंगलेस लगा। हाउएवर आफ्टर थिंकिंग मोर डीपली, बहुत गहराई से जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि सॉन्ग जो है ना इट मेड सेंस विद इन इट्स ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है उनके कल्चर के अंदर इस तरीके का हो। तो वो याद करते दैट इंग्लिश सोसाइटी हैड लॉन्ग बिलीव इन द सेइंग क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुडनेस। दिस प्रोवर्ब, ये जो प्रोवर्ब है ये सजेस्ट करती है दैट पर्सनल क्लीननेस इज ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज रिलीजियस डिवोशन एंड मोरल गुडनेस। तो राइटर समझ जाते हैं फिर उसको, सिंगर को। ही वॉज नॉट सिंपली एनकरेजिंग पीपल टू बी डर्टी, कि जो गाने वाला है वो लोगों को गंदा रहने के लिए नहीं कह रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब जब गहराई से अपन समझते हैं ना कि इसने कहा कि आई एंट गाना वॉश फॉर अ वीक, कि मैं एक हफ्ते तक नहीं नहाऊंगा, इसका मतलब ये है हिंदी में। तो कह रहे अगर इस गाने को सुनते तो बड़ा अजीब नहीं लगता है कि लोगों को क्या सिखा रहा है ये। लेकिन कह रहे अचेबे ने बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि गाना जो है ना वो हो सकता है कि कल्चरल कंटेक्स्ट से देखे तो सही ना हो, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता जो है ना वो भगवान के करीब है। यानी कहावत में विश्वास किया गया है का जो प्रोवर्ब है ये बताती है कि पर्सनल जो सफाई होती है, लगभग धार्मिक जो भक्ति है और जो नेचुरल जो जो मॉरल जो अच्छाई है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी समय के साथ संस्कृति के कई लोग, समय के साथ उस कल्चर के कई लोग
क्लीननेस को लेकर इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए कि कभी कभी इसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कि वो एक बहुत बड़ा गुण हो। ठीक, अब अचेबे ने उस सिंगर को अलग तरह से समझना शुरू करा कि ये केवल लोगों को गंदा या गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं कह रहा, इसकी बजाय सिंगर एक ऐसे समाज के खिलाफ विद्रोह कर रहा है जो साफ रहने के प्रति ज़्यादा जुनून में भर गया, क्योंकि लोग इस चक्कर में पड़ गए कि यार जितने आप स्वच्छ रहोगे ना उतने भगवान के करीब रहोगे। तो कह रहे उन उस चीज से बचाने के लिए शायद जानबूझ के इस चीज की घोषणा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ए काइंड ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिजनेस। हाँ, इसका मतलब सिंगर जो लगभग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा है जिसे ना इस सोच को बदलना है कि आप साफ रहोगे जितना आप भगवान के उतने करीब रहोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइंस हैं, ये हमें ये समझाती हैं कि हर समाज की ना अपनी पावर होती है, अपनी वीकनेस होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर देश के अपने मुद्दे होते हैं, वो दूसरे देश से थोड़े अलग हो सकते हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया और अपना अपना तरीका होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू अचेबे जो है वो सेंट्रल जो थॉट है उस पर आते हैं कि एक राइटर की जिम्मेदारी अपने समाज की मेन जो नीड है, मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना और उनको समझाना है। बाकी दूसरे कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करना इतना नहीं है। नीडलेस टू से कि कहने की जरूरत नहीं है, वी डू हैव अवर ओन सिंस एंड ब्लैस्फेमीज, यानी हमारे खुद की अपनी बहुत पाप है, हमारे खुद के अपने जो हमने भगवान की जैसे मान लो बुराई की है, ईश निंदा बोलते हैं इसको, ब्लैस्फेमीज, यानी भगवान की निंदा करना, यानी हमने खुद बहुत पाप करे हैं। कई बार हो सकता है भगवान को भी गलत बोल दिया हो, तो ये एक तरह से क्या है, पाप है। रिकॉर्डेड अगेंस्ट अवर नेम, यानी हमारे खिलाफ, हमारे नाम पे बहुत सारे पाप जो है दर्ज हैं। इफ आई वर गॉड आई वुड रिगार्ड एज द वेरी वर्स्ट अवर एक्सेप्टेंस फॉर वट एवर रीजन ऑफ रेशियल इन्फ्योरिटी, कि अगर मैं भगवान होता ना तो मैं किसी भी कारण से ये जो जिसे कहते हैं ना नस्ल, हाँ, रेशियल इन्फ्योरिटी यानी हीनता, यानी नस्ल की जो हीनता होती है ना किसी भी कारण से, उसको हमारी स्वीकृति में, हमारी एक्सेप्टेंस में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा बुरा मानता। लेकिन कह रहे हैं बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ से, क्योंकि अफ्रीकन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेस करें इस चीज़ को, रेशियल इन्फ्योरिटी को। तो कह रहे ये चीज़ काफ़ी देर हो गई है। द डे आई गेट वर्कड अप अबाउट इट और टू ब्लेम अदर्स मच एज दे वर डिजर्व सच ब्लेम एंड कंडमनेशन, वट वी नीड टू डू is to look back and try and find out where we went wrong, where the rain began to beat us। यानी यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ईश्वर होता ना तो मैं किसी भी कारण से ये जो नस्ल वाली जो हीनता होती है ना, इन्फीरियरिटी होती है ना, हमारी एक्सेप्टेंस को सबसे ज़्यादा बुरा मानता है। लेकिन कह रहे अब बहुत देर हो चुकी है, हम इसके बारे में परेशान हो, दूसरों को दोष दें, है ना, चाहे वो मतलब इस दोष के निंदा के हकदार हैं या नहीं। ये सब चीज़ें छोड़ने की बजाय हमें ज़रूरत है कि हम पीछे मुड़कर देखें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि हम कहाँ गलत थे, यानी कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, कि among all these mistakes Achebe says that the worst one is the acceptance of racial inferiority during the colonial period। कॉलोनियल पीरियड के अंदर रहे तो अफ्रीकन्स जो हैं ये बेचारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते आए हैं। उन्होंने अपने कल्चर को, अपने रेस को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी सिविलाइजेशन को इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया था। तो कहते हैं इफ़ ही वर गॉड ही वुड कंसीडर दिस एक्सेप्टेंस ऑफ रेशियल इन्फीरियरिटी टू बी द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ ऑल। तो स्टेटमेंट एम्फेसाइज करती है कि हाउ डीपली ही फील्स अबाउट द इशू। ही बिलीव्स दैट द रियल ट्रेजेडी इज नॉट ओनली द कॉलोनियल रूलर जिन्होंने ये चीज़ फैलाई, बट द मैनी अफ्रीकन्स एक्सेप्टेड दोज आइडियाज एज ट्रू। जिन्होंने स्वीकार करा ना, मेन तो मुद्दा वो है, वंस पीपल लॉस फेथ इन देमसेल्व्स एंड देयर ओन कल्चर, के लोगों ने अपने अंदर से विश्वास खो दिया, अपनी संस्कृति से विश्वास उठ गया उनका। ये चीज़ गलत थी। और कब शुरुआत हुई, हमें तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा होना कब शुरू हुआ था। लेट मी गिव वन or two examples of the result of the disaster brought upon the African psyche। कि मुझे ना इन चीज़ों के ऊपर वो बात करता है। इस पैसेज के अंदर नॉवलिस्ट एज ए टीचर
वो राइटर जो है प्रोवाइड करते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स टू शो हाउ कॉलोनियलिज्म डीपली अफेक्टेड द माइंड्स ऑफ अफ्रीकन पीपल। अर्लियर मतलब शुरुआत में वो आर्ग्यू करते हैं दैट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ रेशियल इन्फ्योरिटी। सबसे ज़्यादा तो ये है। और फिर वो इलस्ट्रेट करते हैं कि हाउ दिस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स अपीयर्ड इन एवरीडे लाइफ, मेकिंग अफ्रीकन्स रिजेक्ट देयर ओन कल्चर एंड एडमायर एवरीथिंग एसोसिएटेड विद यूरोप। बाहर लोगों से जो चीज़ जुड़ी हुई है ना, वो उनको बताते हैं। आई रिमेंबर द शॉक फेल्ट बाय क्रिश्चियंस ऑफ माई फादर्स जनरेशन इन माई विलेज in the early 1940s when the first time the local girls school performed Nigerian dance at the anniversary of the coming of the gospel। यहाँ वो एग्जाम्पल देते हैं। अब उन्हें याद आता है पहली बार जब लड़कियों ने स्कूल में गॉस्पल के आने पर जो एनिवर्सरी मनाई तो नाइजीरियन डांस किया था। अब तक उन्होंने हमेशा कुछ जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत दिखाए थे। तो कहते मुझे लगता है कि मेपोल डांस उसे कहा जाता है। तो उन दिनों जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे ये भी याद है कि केवल जो पुअर जो लोग थे, है ना, पुअर benighted heathen who had any use for our local handicraft, for example our pottery, Christians and well-to-do, they were usually the same people displayed their tins other metalware। कि मुझे याद है कि केवल गरीब जो अज्ञानी थे जिन्हें हमारा जो लोकल काम है वो आता था, जैसे हमारे मिट्टी के बर्तन बनाना। और जो ईसाई यानी क्रिश्चियंस और जो रिच अमीर जो लोग थे ना वो आमतौर पर एक ही लोग थे। हाँ, यानी कितना फ़र्क था वो ये बताना चाह रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ये कहते हैं, ये वो शुरुआत करते हैं इस चीज़ का, मतलब एग्जाम्पल देने की शुरू करते हैं कि 1940 के आसपास की बात है। गांव की एक घटना है कि क्रिश्चियंस का कोई प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर उनके गांव की लड़कियों ने स्कूल में नाइजीरियन डांस प्रेजेंट किया। कहते आज ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस समय ना इसने कई ऐसे क्रिश्चियंस को, विशेष रूप से जो अचेबे के जो फादर हैं उसकी पीढ़ी के लोगों को ना ये चीज़ देखकर चौंका दिया था कि भाई इसको डांस करने के लिए कैसे बोल दिया। ठीक है, वो हैरान क्यों थे कि तब तक ऐसे स्कूल जो फंक्शंस होते थे उसमें हमेशा यूरोपियन कल्चर प्रेजेंट किया जाता था। आज ये मैपोल डांस कैसे करवा दिया गया? सॉरी, विशेष रूप से मैपोल डांस करवाया जाता था। मैपोल डांस यानी यूरोपियन कल्चर का डांस है ना, जिसको ब्रिटिश एजुकेशन के माध्यम से पेश किया जाता था। तो मैपोल डांस एक पारंपरिक इंग्लिश डांस, इंग्लिश लोकल डांस हुआ करता था। अब अचेबे सोचने मतलब इस चीज़ की ना थोड़ी सी इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग लोग थे ना वो भी हैरान हो गए थे इस चीज़ को देख के। एक बचपन का अपना एग्जाम्पल देते, उन्हें याद है कि केवल गरीब और वो लोग जो ट्रेडिशन अफ्रीकन धर्म को फॉलो करते थे वो ही मिट्टी के बर्तन जो या जो इनका खुद का हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता था ना वो करते थे। पुअर बिनाइटेड जो हिथन थे यानी विधर्मी थे, ये चीज़ उन्होंने विधर्मी इसलिए कहा है, एक सटायर किया है। ठीक है, इन वर्ड्स को इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि वो इन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, बल्कि उस समय का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं वो। इसके अपोजिट जो क्रिश्चियंस जो धनी लोग होते थे यानी गरीब लोग जो होते थे ना वो तो अपने कल्चर का काम करते थे, लेकिन जो क्रिश्चियंस लोग होते थे या जो धनी लोग होते थे ना वो अक्सर एक ग्रुप में रहते थे और यूरोपियन कल्चर जो होता था ना उसकी बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते थे, या यूरोपियन ट्रेडिशन के अंदर जो बनी हुई चीज़ें होती थी, जैसे मेटल के बने हुए बर्तन हो गए, बिस्किट के टिन हो गए, मिट्टी के तेल के टिन हो गए, इनको शो ऑफ करना पसंद करते थे। आधुनिक अमीर चीज़ें यानी अपने आप को सिविलाइज्ड दिखाना। तो ये वो मानसिकता दिखा रहे हैं। यानी जब उनका एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब उनका परिवार पानी लेने के लिए जाता था, है ना, एक बचपन की याद दिखाते हैं, जब उनका परिवार पानी लेने के लिए जाता था तो वो अपने वो ट्रेडिशनल मिट्टी के घड़ों को यूज़ नहीं करते थे जिनको वहाँ के लोकल कारीगर जो है पीढ़ियों से बनाया है। उसके बजाय हर कोई खाली धातु का कंटेनर लेके जाता था। हर बच्चे के रूप में अचेबे बिस्किट का टीन लेके ले जाते थे, बल्कि परिवार के जो बड़े सदस्य वो मिट्टी के तेल के टीन ले जाते थे। हालांकि ये धातु के जो कंटेनर होते थे ना, ये मेटल के कंटेनर पानी ले जाने के लिए नहीं बने थे, फिर भी लोग उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनको अच्छा माना जाता था। तो ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है कि कॉलोनियलिज्म ने लोगों की सोच को कितना बदल देते हैं। यानी हमारे पास हमारे हाथ के बनाए हुए मटके वगैरह होते थे, हम उन्हें नहीं लेके जाते थे, लेकिन लोगों को अच्छा दिखाने के लिए हम वो टीन से बनी हुई चीज़ें लेके जाया करते थे, पानी भरने के लिए जाते थे। तब इसका मतलब क्या है, अपने आप को भी अच्छा दिखाने के लिए, अब कि हम भी भाई श्रेष्ठ है।
ठीक है, तो ये मेंटेलिटी हो गई थी लोगों की, ये सोच हो गई थी लोगों की। टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन कह रहे ये दिखावा करना ना मूर्खता है। वैसे मैं कहूँ तो, बट इट वुड बी फुलिश टू प्रिटेंड दैट वी हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रोमेटिक इफेक्ट ऑफ आवर फर्स्ट कन्फर्मेशन विद यूरोप, कन्फ्रंटेशन, सॉरी कन्फ्रंटेशन। कहते कि लेकिन ये मूर्खता होगी कि हम यूरोप के साथ में अपने पहले कन्फ्रंटेशन यानी टकराव से उभर चुके हैं। कह रहे 3 से 4 वीक पहले मेरी वाइफ, जो एक लड़कों के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है, बॉयज़ स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाती है, ने एक स्टूडेंट से पूछा कि जब उसका मतलब धूल भरी हवा से था तो उसने सर्दियों के बारे में क्यों लिखा। यानी एक कुछ टॉपिक था ऐसा कुछ, हरमैटन, राइट, हरमैटन का मतलब डस्टी विंड यानी धूल से भरी हुई आंधी, कि करे तो आपने फिर सर्दी के बारे में क्यों लिखा, वो ये पूछती है। तो उसने कहा कि अगर वो ऐसा करता तो बाकी लड़के उसे क्या कहते हैं, बुशमैन कहते हैं। क्या बोलते, बुशमैन। बुशमैन ए पर्सन लिविंग इन ए रिमोट रूरल एरिया, यूज्ड एज एन इंसल्टिंग टर्म फॉर समवन कंसिडर्ड अनसिविलाइज्ड, यानी गांव में रहने वाला अनसिविलाइज्ड टाइप का सा बुशमैन। ठीक है, यानी टीचर है इनकी वाइफ, 3-4 हफ्ते पहले की वो बात बता रही कि मेरी वाइफ जो कि एक लड़कों के स्कूल में पढ़ाती है, उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई मैंने आपको लिखने के लिए कुछ और दिया था, आप कुछ और लिख लाए, तो ऐसा क्यों। तो वो जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे लोग गलत कंसिडर करते। ठीक है, यानी आपने सोचा नहीं होगा कि आपके मौसम के बारे में भी कुछ शर्मनाक हो सकता है, लेकिन क्लियर रूप से हमें क्या लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें अपने आप से ही लोगों के अंदर डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्लाई था बॉय का, डीपली सडन मतलब एक अटैक करता है और उदास कर देता है राइटर को। ही एक्सप्लेन दैट इफ ही हैड रिटन अबाउट द हरमैटन द अदर बॉयज वुड हैव लाफ्ड एट हिम एंड कॉल्ड हिम ए बुशमैन। अगर वो धूल भरी आंधी के बारे में लिखता है तो बच्चे उसको बुशमैन बुलाएंगे। तो ये जो टर्म है ना बुशमैन इज यूज्ड हियर एज एन इंसल्ट। Achebe finds this attitude shocking and tragic. तो through this question Achebe highlights the absurdity of the situation. Absurdity दिखाते हैं वो सिचुएशन की कि वेदर इज सिंपल एंड नेचुरल फीचर, कि प्रकृति का जो ये बदलाव है तो सिंपल है, ये तो नेचुरल चेंज है, तो देयर इज नथिंग शेमफुल, कुछ भी शेमफुल नहीं है। लेकिन येट कॉलोनियल एजुकेशन हैड मेड अफ्रीकन चिल्ड्रन बिलीव दैट यूरोपियन एक्सपीरियंसेस वर मोर वर्दी। बस वही सोच बन गई। तो ये कहते हैं ये इस चीज के लिए मतलब बोलते हैं कि जो सोच बन गई ना, उस सोच को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, राइट। आगे देखिए, हियर देन इज एन एडुकेट रिवोल्यूशन फॉर मी। अब आगे बात करते हैं कि यहां मतलब हियर देन इज एन एडुकेट रिवोल्यूशन क्रांति फॉर मी टू एस्पाउज टू हेल्प माई सोसाइटी रिगेन बिलीफ इन इट सेल्फ, कि मुझे ना अपने समाज को खुद में विश्वास लाने के लिए हेल्प करनी होगी। मुझे दूर करना होगा किस चीज़ को, सेल्फ एबेशमेंट को, यानी अपने आप को हीन समझना, अपने आप को कम समझना, इस चीज़ को मुझे दूर करना होगा। एंड इट इज़ असेंशियली अ क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन इन द बेस्ट सेंस ऑफ दैट वर्ड। और अनिवार्य रूप से अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन का सवाल है यहाँ पे। मुझे लगता है कि मेरे जो एम है और मेरे जो समाज की जो आकांक्षाएं हैं ना, उन चीज़ों को मुझे देखना होगा। वो किस तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं, वो अपने गोल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अपने गोल के बारे में बात कर रहे हैं कि अब मेरा जो मिशन है ना वो क्या है, कि जो कॉलोनियल पीरियड है उसके कारण जो ये साइकोलॉजिकल जो नुकसान हो गया है ना लोगों के अंदर, उसको मुझे ठीक करना है। तो वो ये शुरुआत करते हैं कि यहाँ तो मेरे अपनाने के लिए एक मतलब एडुकेट क्रांति है, एक क्रांति है जिसे मुझे अपनाना है। अपनाना इसका मतलब समर्थन करना है, अपने आप को समर्पित करना है उन चीज़ों के लिए, कि मुझे इन चीज़ों को उखाड़ फेंकना है जो दिल दिमाग में बस गई हैं कि हम कम हैं। वो बताते हैं कि मेरा लक्ष्य है मेरे समाज को खुद में विश्वास दिलाना, मुझे मदद करनी है उनकी इस चीज़ों के लिए। वो कहते हैं कि उनके समाज में कॉम्प्लेक्स आ गया है जिसे दूर करना है ना।
यानी जो निरंतर अपमान, अपने आप को नीचा देखना, अपने आप को कम समझना, ये कॉलोनियल शासन के दौरान हो गया। अफ्रीकी कल्चर में बार बार अफ्रीकी कल्चर में बार बार अपने आप को हीन समझने की, अपने आप को कम समझने की जो आदत हो गई है, उस आदत को छुड़वाना है। सेल्फ एबेशमेंट, जो खुद को कम समझना, अपने आप को हीन समझने का जो मतलब है, उस सोच को बदलना है। खुद के बारे में बुरा सोचना, खुद को कमज़ोर मानना, ये चीज़ें छोड़नी है। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है लोगों के अंदर। वो बताते हैं कि ये काम जो है ना, ये एजुकेशन के ऊपर एक सवाल उठा देता है कि एजुकेशन का मतलब केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है, एक टेस्ट को पास करना, एक एग्ज़ाम को पास करना नहीं है। इसके बजाय इसका मीनिंग ये होता है कि लोगों के दिमाग में एक जागृति पैदा करना, गलत धारणाओं को उनकी को सुधारना है। मुझे लगता है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो एम है ना, वो मेरे समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे उससे जुड़ा हुआ है। यानी एस्पिरेशंस जो है ना मेरी सोसाइटी की, और मेरा जो एम है, ये शायद कनेक्टेड है। यानी मेरा एम और मेरे समाज की आकांक्षाएं आपस में मिलती है। इसका मतलब यह है कि एक लेखक के रूप में उनका एम है कि अफ्रीकन सोसाइटी की डेवलपमेंट की जाए। वो लोग इन्फीरियर अपने आप को मानते हैं और उन्हें वो चीज़ जो है उनकी मिटाई जाए। अफ्रीका को अपनी गरिमा याद दिलाई जाए, उनका आत्मविश्वास जगाया जाए, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी उनको दोबारा से दिलाई जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा सोच रखने वाला अफ्रीकी, मतलब कहते कोई भी ऐसी सोच के हम कमज़ोर हैं, हमारी आत्मा के घाव कर देता है। मतलब उस दर्द से बच नहीं पाते हम। अफ्रीकन एस्केप द पेन ऑफ द वुंड इन अवर सोल। हमारी आत्मा के ऊपर घाव हो जाता है। हमारी आत्मा का जो घाव यहाँ मेटाफर है, जो गुलामी की वजह से आया है। ठीक है, अचेबे ये कहते हैं कि एक मतलब अकेले खड़े होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अकेला कोई इंसान खड़ा हो जाए पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको फेस करते हुए आए हैं। क्लियर? यानी अचेबे यहाँ पे अपने जिस समय से वो गुजरा है, उनका देश जिस समय से इनके समाज के लोग गुजरे हैं, उस समय जो मेंटल ट्रॉमा उन्हें हुआ है उससे बाहर निकालना चाहते हैं। तो अचेबे सेज दैट फॉर द टाइम बीइंग अफ्रीकन्स मे इवन नीड टू डिक्लेयर नॉट ओनली दैट दे आर इक्वल टू अदर्स बट दैट दे आर बेटर। It does not mean that African are actually superior to everyone else. ये मतलब भी नहीं है. Instead it means that after centuries of being told they were worthless, and equally strong positive affirmation may be necessary to restore balance and self-respect. ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम सुपीरियर हो गए हैं। नहीं, कि इतने सालों तक हमें वर्थलेस कहा गया है, तो अब हम एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अफर्मेशन अपने अंदर लेके आए ताकि हम बैलेंस कर सकें। तो ये पैसेज परफेक्टली समराइज करता है अचेबे की फिलोसफी को। ही बिलीव्स दैट द अफ्रीकन नॉवलिस्ट मस्ट बिकम एन एजुकेटर। एक हीलर बनना चाहिए, एक कल्चरल लीडर बनना चाहिए, यूजिंग लिटरेचर टू रिमूव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। ठीक है, और रीबिल्ड कर सके कॉन्फिडेंस को अफ्रीकन आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो दिस फॉर अचेबे इज द ट्रू रिवोल्यूशन। ये सच्ची क्रांति होगी। अचेबे ये कहते हैं कि अगर आप एक राइटर हैं तो आप ऐसा करें। द राइटर कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी एक्सक्यूज फ्रॉम द टास्क। लेखक को ना एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए। Education and regeneration that must be done. In fact, he should march right in front. ठीक है, यानी बिल्कुल सामने मार्च करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरकार मतलब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। वो देखो कि राइटर जो है ना वो ये कर सकता है। मजबूती से इस चीज़ का तर्क देते कि जो अफ्रीकन राइटर हैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जो नुकसान हुआ है कॉलोनियलिज्म के बाद में ना, उससे बचाने के लिए री एजुकेशन, रीजनरेशन की आवश्यकता है, उसकी नीड है। और बदलाव के लिए लीडरशिप तो करनी पड़ेगी। अचेबे कहते हैं कि कोई भी राइटर अपने आप को इस चीज़ की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। री एजुकेशन का मतलब है लोगों को जो कॉलोनियल जो पीरियड है उसके दौरान जो गलत विचार उनके अंदर आ गए हैं ना, उन विचारों को हटाना है ताकि वो सही ढंग से सोच सकें, ताकि वो सोच सकें कि अफ्रीकन हिस्ट्री, कल्चर और जो प्राइड है, जो आइडेंटिटी है, वो क्या है। और इससे उनका क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, या उनका ये कहो आपकी नवीनीकरण हो जाएगा, है ना, रिनोवेशन हो जाएगा।
तो अफ्रीकी समाज अपना खोया हुआ आत्मविश्वास जो है वो कमा पाएगा। तो सबसे पहले अचेबे क्या कहते हैं कि राइटर को बिल्कुल सामने मार्च करना चाहिए। ये एक मेटाफर है, यानी लेखक जो होता है ना, राइटर जो होता है ना, वो एक नेता की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो जो लिखेगा लोग पढ़ेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। तो ऐसा बनो कि लोगों को गाइड कर सको। ठीक है, घर घर जाके आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आप एक ऐसा राइटर बनो जो लोगों को उनकी सोच को समझा सके, और मतलब उनकी सोच को बदल सके। अब यहाँ पे अचेबे जो है वो साउथ अफ्रीकन राइटर एजिकल मफालेले की एक बुक है अफ्रीकन इमेज, वहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं। मफालेले राइटर जो है वो क्या कहते हैं, द सेंसिटिव पॉइंट ऑफ हिज कम्युनिटी, मतलब अफ्रीकन इमेज इन ही सेज इन हिज अफ्रीकन इमेज द सेंसिटिव पॉइंट ऑफ his community, the Ghanaian professor of philosophy William Abraham puts it this way। वो समझाते हैं, मतलब बताते आगे एग्जाम्पल देते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि जैसे अफ्रीकी साइंटिस्ट अंडरटेक टू सॉल्व सम ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीकी साइंटिस्ट अफ्रीका का कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करने का काम करते हैं। अफ्रीकी हिस्टोरियन जो हैं गो इन टू द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, जैसे अफ्रीकी जो हिस्टोरियंस है वो अफ्रीका के इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अफ्रीकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंसर्न देमसेल्फ विद द पॉलिटिक्स ऑफ अफ्रीका, और जो अफ्रीका की जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं वो अफ्रीका की राजनीति से रिलेट हो जाते हैं। तो अफ्रीका के जो लिटरेरी क्रिएटर्स हैं ना, वो बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सर्विस दैट दे देमसेल्फ रिकॉग्नाइज एज जीनियस। तो अफ्रीकी जो साहित्य के जो रचनाकार हैं उनको उन सेवाओं से क्यों छूट मिल रही है, जिनको वो खुद ही मतलब एक तरह से वास्तविक मानने लगे हैं। यानी जो जो काम करता है उसे वही करना चाहिए। कि एक अफ्रीकन साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, अफ्रीका की ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है साइंस की। एक अफ्रीकन हिस्टोरियन जो है वो अफ्रीका की ही हिस्ट्री के अंदर जा रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। तो क्योंकि अफ्रीकन लिटरेरी क्रिएटर को भी तो वही करना चाहिए, उसे एग्जम्पशन क्यों मिल रहा है, वो भी वही करे सेम। और ये एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने निकाला है इस तरह से कि जिसका जो काम है उसको वो करने देना चाहिए। ठीक है, जब बाकी और फील्ड के अंदर हो रहा है तो एक राइटर को भी। तो आई फॉर वन वुड नॉट विश टू बी एक्सक्यूज्ड, कि मैं एक के लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आई वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड इफ माई नॉवल, स्पेशली द वंस आई सेट इन द पास्ट, डिड नो मोर देन टीच माई रीडर्स दैट देयर पास्ट विद ऑल इट्स imperfections was not one long night of savagery from which the first Europeans acting on God's behalf delivered them। कि मेरे रीडर्स को ये सिखाने के अलावा कुछ और ना करे मेरे वर्क, कि उनकी खामियां जो, उनकी कमियां जो है उनके साथ उनका पास्ट एक मतलब बुरी रात नहीं थी। ये भगवान की तरफ से काम करने वाले पहले यूरोपियन लोगों ने ही उन्हें, समझ लीजिए, ये चीज़ें समझाई सिखाई थी। किस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, ये जो पैसेज है, इस पैसेज के अंदर क्लियरली राइटर जो है वो बताता है कि उसका जो पर्सनल मिशन है एज अ राइटर वो क्या है, कि ही डज नॉट वांट टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग सोसाइटी। वो नहीं बचना चाहता, बल्कि उनका तो पर्सनल गोल है कि ही वुड बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड इफ हिज नॉवल, वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे अगर उनके जो नॉवल है, स्पेशली दोज बेस्ड ऑन अफ्रीकाज पास्ट, वो लोगों को समझाए एक चीज़ की, वन सिंपल बट इम्पॉर्टेंट लेसन, क्या कि अफ्रीका की जो हिस्ट्री है ना, बस नॉट मियरली वन लॉन्ग नाइट ऑफ सेवरजी, कि वो इतिहास, ये इतिहास नहीं है कि एक लंबी बुरी रात थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यूरोपियन ऑफन क्लेम्ड दैट अफ्रीका हैड नो सिविलाइजेशन। कॉलोनियल पीरियड के टाइम में यूरोपियन ने यही दावा किया था कि अफ्रीका की अपनी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज पीपल हु हैड कम एक्टिंग ऑन गॉड्स बिहाफ टू रेस्क्यू एंड सिविलाइज अफ्रीकन। अचेबे रिजेक्ट करते हैं इस फाल्स कॉलोनियल व्यू को। वो ये स्वीकार करते हैं कि ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज हैड देयर ओन वीकनेसेस एंड इनपरफेक्शंस, अपनी खुद की उनकी कमियां थी, खामियां थी। ठीक है, यानी उस दौरान पे यूरोपियन लोग इसी बात का दावा करते थे कि अफ्रीका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन अचेबे इस चीज़ से इनकार करते हैं। वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि अफ्रीका की अपनी खुद की कमियां थी, खुद की खामियां थी, कि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया
अगर एजुकेशन की या आर्ट की बात की जाए तो अचेबे इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि प्योर आर्ट के बजाय अप्लाइड आर्ट आप उस चीज़ को बोल सकते हो। वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वो डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिबेट को। सम क्रिटिक्स में डिस्क्राइब हिज ओन हिज राइटिंग एज अप्लाइड आर्ट रादर देन प्योर आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट refers to literature that serves a practical purpose such as educating society, while pure art is created simply for artistic beauty and expression. तो अचेबे इज नॉट कंसर्न्ड विद दिस डिस्टिंक्शन। वो ये विश्वास करते हैं कि दोनों के दोनों आर्ट और एजुकेशन जो होती है ना, दोनों वैल्यूएबल है एंड देयर इज नो रीजन वाई दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन द सेम लिटरेरी वर्क। ए नोवेल कैन बी आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल वाइल ऑल्सो टीचिंग इंपॉर्टेंट ट्रूथ। जैसे हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं। तो इस चीज को भी वो सपोर्ट करते हैं, राइट? To support his view, Achebe refers to a house of folk tale. After telling the usual magical adventure and exciting event, the story ends with the surprising statement कि they all came and they lived happily together. Right? He had several sons and daughters who grew up and helped in raising the standards of education of the society. किस तरीके से बताते हैं वो कि वो सभी आए, यानी ये लोक कथा की बात है ये कि इसके साथ में करते कि वो सभी आए और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। वो सभी आए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। उसके कई बेटे और बेटियां थे, बड़े हुए और देश की शिक्षा और स्टैंडर्ड को बढ़ाने में मदद की। ये एक तरह की क्या है, एक स्टेट मतलब फोक टेल है, इस व्यू को सपोर्ट करती है। अनयूजुअल लग सकता है रीडर को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फेरी टेल टू कंक्लूड ओनली विद पर्सनल हैप्पीनेस। हाउएवर फॉर अचेबे इट परफेक्टली रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अफ्रीकन स्टोरी टेलिंग। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज नॉट मेयरली लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर बट कंट्रीब्यूटिंग टू द एजुकेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। कि वो इसी से ऐसी कहानी खत्म हो जाएगी, बस साथ साथ रहने लगे, खुश खुश रहने लगे, बहुत सारे उसके बच्चे थे, ये ऐसे खत्म हो जाए यही जरूरी नहीं है। ऐसे भी खत्म हो सकती है कि वो एक साथ बड़े हुए और उन्होंने समाज के लिए मतलब अपने देश के लिए एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया, उसको मेंटेन किया। तो फाइनल लेसन क्या कहता है, अपन अगर इसको इन लाइंस को कंक्लूड करें ना, तो इफ समवन कंसिडर सच एन एंडिंग टू बी अ नेव एंटी क्लाइमैक्स, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड अफ्रीकन कल्चर। In many African traditions, stories are valued not only because they entertain, but because they teach wisdom, preserve culture, or improve society. तो this is exactly the kind of literature जिसे अचेबे क्रिएट करना चाहते हैं। His novel are intended to inspire readers, restore confidence, जो इसकी बात अपन बार बार कर चुके हैं। तो thus he ends the essay by reaffirming that art and education are partners. इसका मतलब जो आर्ट है और जो एजुकेशन है, दे बोथ आर पार्टनर। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, पार्टनर्स हैं, दोनों राइवल्स नहीं हैं। एंड दैट द अफ्रीकन नॉवलिस्ट शुड प्राउडली फुलफिल बोथ रोल। कि अफ्रीकन राइटर को दोनों फुलफिल करना होगा। छोटा सा और बच गया है, ये लो इतना सा हो रहा है हमारा। देखिए, एज आई सेड एल्सवेयर if you consider this ending a naive anticlimax, then you cannot know very much about Africa. कि जैसा कि मैंने कहीं और कहा था कि अगर आप इस एंड को एक क्या मानते हैं, एक नेव यानी भोला भाला, इनोसेंट टाइप का, या ये कहिए कि इनएक्सपीरियंस्ड, हाँ, एंटी क्लाइमैक्स मानते हैं, तो आप अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। इन फाइनल सेंटेंसेस के अंदर राइटर कंक्लूड कर रहे हैं अपने ऐसे को फाइनल स्टेटमेंट के साथ में। वो ये कहते हैं, वो डिफेंड करते हैं कि द फोक टेल अगेंस्ट रीडर्स हु माइट फाइंड इट टू सिंपल और डिसअपॉइंटिंग आफ्टर ए स्टोरी फुल ऑफ मैजिकल एडवेंचर्स, राइट। द स्टोरी एंड्स बाय द सेइंग, ऐसे भी हो सकती है ख़त्म, कि द हीरोज चिल्ड्रन हेल्प इन राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड कंट्री। कि हमेशा हर कहानी इस तरीके से ख़त्म हो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए
एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक करके जाइए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी के पास में वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।